हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका उन्नत क्लासेज बाय डीएस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको जैसे एक बताया कि आप रीट की जो वैकेंसी है, जो रीट की जो प्री भर्ती है, जो रीट की प्री क्वालिफाइड जो एग्जाम आपका जो रीट प्री होने वाला है, उसके आपका उसका एग्जाम बहुत जल्द होने की संभावना बताई जा रही है। जैसे कि न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे उसके जस्ट बाद रीट करवाने की पूरी पूरी संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों लग जाओ तैयारी में, लग जाओ, पूरा पूरा ध्यान लगा दो। अगर आपको शिक्षक बनना, आपको थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना, आपको तो आप अपने पूरा जीवन इसमें लगा दो और पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से, कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू पढ़े। भले ही आप पढ़ो 2-3 घंटे ही, लेकिन आप रेगुलर पढ़े, ना कि एक दिन पढ़े और 10 दिन ना पढ़े। तो आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए मैं आपसे का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप मनोविज्ञान का जो आपके रीड के संबंधित, रीड साइकोलॉजी जो संबंधित, रीड के संबंधित जो भी साइकोलॉजी के आपके टॉपिक्स हैं, आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स है रीड की साइकोलॉजी में, वो सारे मैं आपको इस क्लासेज में, सेशन में, ऑनलाइन सेशन में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो बिना वक्त गवाए आप जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से। हमारे चैनल का नाम है उन्नत क्लासेज बाई डीएस। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे अधिगम। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? अधिगम। क्या होता है अधिगम? इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली, बहुत सी चर्चाएं चल रही है अपनी लगातार, कंटिन्यू अधिगम की क्लासेस चल रही है। मैंने आपको कहा था कि जो आपका अधिगम जो बिंदु होने वाला है वो सबसे बड़ा टॉपिक आपका रहने वाला है। तो अपन अधिगम के बारे में बातें कर रहे थे। अधिगम में अपन जो अपना जो लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो आपका चल रहा था अधिगम अंतरण के प्रकार। क्या होता है अधिगम अंतरण, किस तरीके से होता है अधिगम अंतरण, कैसे किया जाता है अधिगम अंतरण, इन सारे बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। अधिगम अंतरण के दोस्तों अपन ने पिछली क्लास में देखे थे। अपन ने पिछली क्लास में 3 प्रकार बताए थे कि अधिगम अंतरण 3 प्रकार से होता है, जिसमें आपका पहला था आपका सकारात्मक अधिगम अंतरण, दूसरा जो है आपका वो था आपका नकारात्मक अधिगम अंतरण, और तीसरा आपका था शून्य अधिगम अंतरण। दोस्तों सकारात्मक अधिगम अंतरण से तात्पर्य तो ये था कि जो आपका पहली परिस्थिति का जो ज्ञान है वो वर्तमान परिस्थिति में लाभदायक हो या उपयोगी हो, तब तो जो आपका अधिगम हो रहा है वो तो आपका कौन सा हो रहा है? सकारात्मक। और दूसरा जो आपका नकारात्मक अधिगम अंतरण, उसमें क्या था कि पहली परिस्थिति के बाद अपन जो दूसरी परिस्थिति में प्रवेश करें या दूसरी परिस्थिति आपने बीच में कठिनाई उत्पन्न कर रही है या बाधा उत्पन्न करे, तो वो आपका नकारात्मक अधिगम अंतरण। इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी, इनके बारे में अपन लिख भी लिए थे। आज अपन पढ़ने वाले थे शून्य अधिगम। क्या है बच्चों? शून्य अधिगम। तो आज अपन पढ़ेंगे शून्य अधिगम। क्या होता है बच्चों शून्य अधिगम? शून्य अधिगम के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शून्य अधिगम अंतरण क्या होता है? शून्य अधिगम अंतरण कैसे? तीसरा कौन सा टॉपिक आपका? तीसरा प्रकार है अधिगम अंतरण का शून्य अधिगम अंतरण। तो वो तो जैसा कि आपको पता है कि शून्य अधिगम अंतरण क्या होता है। शून्य से ही आपको समझ में आ रहा है शून्य, यानी कि जब कोई अपनी जो पहली जो परिस्थिति है उसका दूसरी परिस्थिति में कोई भी योगदान ना हो, ना तो उसमें कोई कठिनाई आए, ना उसमें कोई पूर्व ज्ञान की कोई उपयोगिता हो, यानी कि एक पूर्व परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में बिल्कुल भिन्नता पाई जाए, विभिन्नता पाई जाए, तब जो आपका अधिगम अंतरण होता है शून्य अधिगम अंतरण होता है। शून्य अधिगम अंतरण यानी उसमें कोई भी प्रकार की योग्यता, कोई भी परिस्थिति पर कोई भी ना तो प्रभाव पड़ता है। तो जब आपका जो पूर्व का ज्ञान है वो आपके आगे वाले जो अधिगम है, आगे वाला जो ज्ञान है उसमें कहीं समस्या, कहीं सहायता नहीं कर रहा, तो आपका क्या हो गया? शून्य अधिगम अंतरण। तो दोस्तों शून्य अधिगम अंतरण के अंतर्गत अपन देखेंगे कि जब आपकी जो पहली परिस्थिति है उसका कोई दूसरी परिस्थिति में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तब जो आपका अधिगम होता है वो आपका शून्य अधिगम अंतरण होता है। दोस्तों इसमें अपन एक उदाहरण के रूप में देखें, उदाहरण में अपन देखेंगे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो बॉलिंग, एक क्रिकेट का जो बैट्समैन है, बैट्समैन जो बैटिंग करने वाला है, उसके बॉलिंग के ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी बॉलिंग कर रहा है तो उसकी बैटिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर कोई बैटिंग कर रहा है तो उसके बॉलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि दोनों परिस्थितियां अलग अलग हो गई। जो खिलाड़ी बॉलिंग कर रहा है, क्या हो ये नहीं कि अगर कोई खिलाड़ी बॉलिंग में एक्सपर्ट है तो वो बैटिंग में भी एक्सपर्ट हो, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार से वही आपका होता है आपका अधिगम अंतरण, शून्य अधिगम अंतरण। चलो इसमें लिखो शून्य अधिगम अंतरण। शून्य अधिगम अंतरण में लिखो जब पहली परिस्थिति हो, जब पहली परिस्थिति, जब पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान
ज्ञान व कौशल का, पहली परिस्थिति में ज्ञान व कौशल का, दूसरी परिस्थिति पर कार्य करते समय, कार्य करते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जब पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान या कौशल का दूसरी परिस्थिति के ज्ञान में या कार्य करते समय कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो जब आपका अधिगम अंतरण होगा तो वह आपका होगा शून्य अधिगम अंतरण। यह होने वाला अधिगम अंतरण, यह होने वाला अधिगम अंतरण शून्य अधिगम अंतरण अंतरण होगा। यानी कि आपकी पूर्व जो परिस्थिति थी, पूर्व जो चीज आपने जो चीज सीखी थी, वो आपकी वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें कहीं भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से आपका सहयोग नहीं कर रहा है, यानी कि किसी प्रकार का स्थानांतरण नहीं हो रहा। जब किसी भी प्रकार का स्थानांतरण नहीं हो रहा, तो जो अब आपका जो अधिगम अंतरण हो रहा, वो आपका कौन सा अधिगम अंतरण हो रहा है, उस समय आपका जो अधिगम अंतरण है वो आपका शून्य अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है, इसके लिए अपन उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण में अपन देखते हैं कि रहीमन दास जी के जो दोहे हैं, रहीम दास जी के दोहे को समानांतर, या तो समानांतर या विपरीत हो तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि कोई भी, जिस प्रकार से रहीमन दास जी के दोहे हैं, यानी कि जब इसके अंदर जो भी दो परिस्थितियां हैं आपकी, दो परिस्थितियां समांतर हो या समानांतर हो या फिर विपरीत हो, यानी कि एक तो जिस प्रकार से रेल की जो पटरियां वो कभी मिल नहीं सकती, या तो उसमें कोई एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार विपरीत, अगर परिस्थितियां विपरीत भी है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से रहीमन दास जी के जो दोहे हैं उनको याद करने के बाद कबीर दास जी के दोहे याद करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अगर आपने रहीम दास जी के दोहे याद कर लिए, उसके बाद आप कबीर दास जी के दोहे या कबीर जी के दोहे जब याद करते हो, तब आपका जो अधिगम अंतरण है, यानी आपके जो रहीम दास जी के दोहे हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा आपके कबीर के दोहों पर, तो यहाँ जो आपका अधिगम अंतरण हुआ वो आपका शून्य अधिगम अंतरण हुआ। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि क्रिकेट का खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसको खेलना तो, उसको बैटिंग अच्छी आती है, वो बैटिंग अच्छी कर लेता है, लेकिन उसको बॉलिंग अच्छी नहीं आती। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर बॉलिंग अच्छी, बैटिंग अच्छी कर रहा है तो उसको बॉलिंग भी आएगी। यानी कि अगर उसको बैटिंग में वो अच्छा है, यानी उसकी जो बैटिंग का जो प्रभाव है वो उसकी बॉलिंग पर किसी भी प्रकार से नहीं पड़ने वाला, तो वो आपका वहां जब आपका अधिगम अंतरण हुआ वो आपका हुआ शून्य अधिगम अंतरण। दूसरा एक उदाहरण लिखो, पहले तो पहला उदाहरण लिखो, उदाहरण लिखा रहा हूँ, पहला उदाहरण लिखो, रहीम दास जी के दोहे, पहले एक लाइन लिखो, इससे पहले लाइन बाद में लिखेंगे, उदाहरण बाद में लिखेंगे, पहले एक लाइन लिखो। कब इस ये शून्य अधिगम अंतरण कब होगा? जब परिस्थितियां, जब परिस्थितियां जब परिस्थितियां या तो समांतर हो, या तो समांतर हो या विपरीत, या तो समांतर हो या विपरीत हो, या तो समांतर हो या विपरीत हो, यानी कि दो परिस्थितियां हो, या तो समांतर हो या विपरीत हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण में लिखो, पहला, रहीमदास जी के दोहे याद करने पर, रहीमदास जी के दोहे याद करने पर, करने के बाद, याद करने के बाद कबीर जी के दोहे
याद करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि पहली परिस्थिति क्या रही? पहली परिस्थिति में आपने किसके दोहे याद किए? रहीमदास जी के दोहे याद किए। दूसरी परिस्थिति में आपने किसके क्या याद किया? दूसरी परिस्थिति में आपने कबीरदास जी के दोहे याद किए। तो इन दोनों दोहों में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव आपका इस पे नहीं पड़ा इन दोनों के, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां एक दूसरे के समानांतर, यानी दोहे तो दोनों के हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, दूसरा उदाहरण आप देख, एक और लिखो दूसरा उदाहरण। क्रिकेट के खिलाड़ी को क्रिकेट के खिलाड़ी पर क्रिकेट के खिलाड़ी पर बॉलिंग का पर बॉलिंग क्रिकेट के खिलाड़ी पर बॉलिंग के ज्ञान का कोई प्रभाव के ज्ञान का कोई प्रभाव बॉलिंग के ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि आपने क्या सीखा, आपने क्या किया, बॉलिंग की, आपने बैटिंग की, आपने बॉलिंग की, तो उसका बॉलिंग का आपकी बैटिंग पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वही आपका क्या हो गया? कौन सा स्थानांतरण हो गया आपका? शून्य दिगम स्थानांतरण। शून्य दिगम स्थानांतरण में अपन ने क्या देखा बच्चों? अपन ने देखा कि जब पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान या कौशल, यानी कि अपन ने देखा कि पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान या कौशल दूसरी परिस्थिति में कार्य करते समय कोई प्रभाव नहीं डालता या नहीं पड़ता, यह होने वाला जो दिगम अंतरण है वो आपका क्या कहलाता है? शून्य दिगम अंतरण। अब ये शून्य दिगम अंतरण होगा कब? जब या तो परिस्थितियां समान हो, या तो परिस्थितियां समान हो, यानी कि या तो परिस्थितियां समांतर हो, या क्या परिस्थितियां कैसी हो? विपरीत हो, तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब आपका शून्य दिगम अंतरण होगा। उसके उदाहरण के लिए अपन ने देखा कि अगर आपने रहीमदास जी के दोहे अगर याद कर लिए, तो ये जरूरी नहीं कि आप कबीरदास जी के दोहे याद करोगे तब आपके रहीमदास जी के दोहे कहीं ना कहीं आपके उपयोग में आने वाले, तो वो भी कहीं ना कहीं आप कहीं भी आपके उपयोग नहीं आने वाले, यानी कि कबीरदास जी के दोहे का रहीमदास जी के दोहे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उसी प्रकार एक क्रिकेट के खिलाड़ी यानी एक बैट्समैन है, उसको उसका अगर वो बैटिंग अच्छी कर रहा है तो उसकी उसकी बैटिंग से उसकी बॉलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कि अगर वो बैटिंग अच्छी कर रहा है तो ये नहीं हो सकता कि वो बॉलिंग भी अच्छी कर ले। तो ये आपका हो गया, आपके जो टॉपिक था दिगम अंतरण के प्रकार, इसके बारे में अपन ने चर्चा की। इसके साथ आपका दिगम अंतरण का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। दोस्तों अधिगम अंतरण में अपन ने तीन प्रकार देखे। अधिगम अंतरण के तीन प्रकार देखे अपन ने, एक तो देखा सकारात्मक, एक देखा नकारात्मक, एक देखा अपन ने शून्य अधिगम स्थानांतरण। अब सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में तो क्या होता है कि जब आपकी पहली यानी पहली परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति पे किसी ना किसी प्रकार से इफेक्ट पड़ता है, यानी प्रभाव पड़ता है, या वो किसी दूसरी परिस्थिति में उपयोगी होती है, तब जो अधिगम होता है आपका, तब जो अधिगम अंतरण होता है वो आपका सकारात्मक अधिगम अंतरण होता है। उसके बाद आप क्या थे? दूसरी परिस्थिति में क्या दूसरे अधिगम अंतरण में अपन ने देखा दूसरे प्रकार का अधिगम अंतरण आपका क्या था? वो होता है नकारात्मक या ऋणात्मक। नकारात्मक या ऋणात्मक कैसे बच्चों? कि आपने कोई कार्य किया, आपने कोई भी कार्य किया, पहली परिस्थिति में आपने कार्य किया और उसका दूसरी परिस्थिति में जब आप उसका उपयोग करें, आपको दूसरी परिस्थिति पर उसका ना तो कोई प्रभाव पड़ रहा है ना कोई हानि हो रही है। एक मिनट रुकना दोस्तों। कोई भी आपके प्रभाव नहीं पड़ा, किसका? पहली परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि उसमें कोई प्रकार उसमें क्या आई? आपके बाधा आई, इसलिए जो जब तो आपका अधिगम अंतरण हुआ वो आपका नकारात्मक अधिगम अंतरण हुआ। उसके बाद अपन ने बात की तीसरा अधिगम प्रकार की। तीसरा अधिगम स्थानांतरण का प्रकार है। तीसरा प्रकार आपका था शून्य दिगम स्थानांतरण या अंतरण। शून्य दिगम स्थानांतरण में क्या होता है? शून्य दिगम अंतरण में क्या होता है बच्चों? शून्य दिगम अंतरण में ये होता है कि जब आपकी जो पहली परिस्थिति है उसका दूसरी परिस्थिति में ना ही कोई नुकसान होता, ना ही कोई उसमें बाधा आती, ना ही कोई समस्या होती, ना ही कोई परेशानी होती, यानी कि जो पहली परिस्थिति है उसका आपकी दूसरी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, तब जो आपका दिगम अंतरण होता है वो आपका शून्य दिगम अंतरण होता है। जिस प्रकार से इसके उदाहरण में अपने देखा कि जैसे रहीमदास जी के दोहे अगर आपने याद किए हैं, तो ये रहीमदास जी के दोहे आपने याद किए तो आपको रहीमदास जी के दोहे याद होंगे, ना कि कबीरदास जी के भी हो जाएंगे। जब आपने रहीमदास जी के दोहे याद कर लिए तो आपको कबीरदास जी के दोहे याद करने में
कोई भी ना तो कोई हानि होने वाली है ना कोई फायदा होने वाला है। जो आपने कबीरदास जी यानी रहीमदास जी के दोहे का कबीरदास जी के दोहे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उसी प्रकार एक क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है, एक बैट्समैन होता है, उसका उसकी बॉलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वो अच्छा बैट्समैन है तो ये नहीं हो सकता या ये पक्का नहीं कह सकते अपन कि वो बॉलर भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये अपन ने अधिगम के प्रकारों की बात की, सॉरी अधिगम अंतरण के प्रकारों की बात की। ठीक, आगे की अब आगे अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा जो अपना अगला टॉपिक जो होने वाला है वो आपका होने वाला है अधिगम अंतरण के प्रकार, अधिगम के प्रकार। अब अधिगम किस प्रकार का, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अपन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसके प्रकार देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अपन ने अधिगम अंतरण के प्रकार देख लिए दोस्तों। अब अधिगम अधिगम के प्रकार देखेंगे। अधिगम कितने प्रकार का होता है, अधिगम के अलग अलग तरीके के प्रकार अपन देखेंगे। अधिगम का प्रकार अपन जो पहली जो अपने जो प्रकार देखने वाले वो आपके पहला जो अधिगम का प्रकार है वो आपका देखेंगे अपन रॉबर्ट एम गेने के अनुसार। रॉबर्ट एम गेने ने एक प्रकार देते हुए सात आठ प्रकार के अधिगम प्रकार, अधिगम के 8 प्रकार बताए। किसने, रॉबर्ट एम गेने ने। ठीक है, अपना अपना जो अगला अधिगम रहने वाला है वो रहने वाला है रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार कितने बताए इन्होंने, 8 प्रकार बताए। 8 प्रकारों को इसने दो भागों में डिवाइड किया है। एक होता है सर्वश्रेष्ठ अधिगम, एक होता है निम्नतर अधिगम। तो इन दोनों ने अलग अलग भागों में बांटा है। तो जो अब इनका एक सोपान, एक सीढ़ी के रूप में या एक सोपान के रूप में दर्शा है। तो एक सोपान के रूप में अपन एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे ये देखो एक सोपान बना दिया है मैंने, ये इसमें सीढ़ी बना दी अपन ने, ज्यादा चौड़ी तो नहीं बन गई ना, ज्यादा क्रॉसिंग में। तो इसमें 8 प्रकार बताए, 8 प्रकार के अधिगम बताए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। कितने प्रकार बताए इन्होंने, 8 प्रकार बताए। 8 प्रकार बताते हुए इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम दिए हैं। तो 8 कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, 8 हो गया ना। इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम बताए। इन्होंने 8 प्रकार के जो अधिगम बताए हैं वो इन्होंने बताए हैं आपके बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले प्राइमरी निम्न स्तर के बताए, उसके बाद उच्च स्तर के बताए। तो अपन इधर से स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो आपका इन्होंने अधिगम का प्रकार बताया वो बताया इन्होंने संकेत अधिगम। ठीक है, संकेत अधिगम पहला इसका है संकेत अधिगम, यानी कि संकेतों के द्वारा बच्चों को जो सिखाया जाता है, जो ज्ञान दिया जाता है उसे अपन संकेत अधिगम कहते हैं। दूसरा जो इनका अधिगम का प्रकार है वो है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, यानी कि किसी उद्दीपक को देखकर, किसी उद्दीपन को देखकर, किसी उद्दीपन को देखकर जो अनुक्रिया की जाती है वो आपका उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है। तीसरा बताया इन्होंने श्रृंखला अधिगम, यानी कि एक श्रृंखला के आधार पर बच्चों को सिखाया जाता है। यानी कि बच्चा एक श्रृंखला में ही सीख सकता है, श्रृंखला अधिगम। इन्होंने ये जो निम्न स्तर, ये चार जो निम्न चार तो इन्होंने इसमें निम्न स्तर के बताए और चार इन्होंने उच्च स्तर के बताए। अगला है आपका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अधिगम अंतरण, सॉरी शाब्दिक अधिगम, शाब्दिक अधिगम। ठीक है, चौथा है तो ये जो चार प्रकार के जो अधिगम अंतरण है वो आपके कौन से निम्न प्रकार के, कौन से अधिगम है बच्चों, निम्न प्रकार के। निम्न प्रकार ये किसके लिए उपयोगी है बच्चा, एक से चार की कक्षा के लिए उपयोगी है। एक से चार कक्षा के लिए, एक से चार की कक्षा के लिए उपयोगी है बच्चों। अगर इसमें आपके इसमें क्या है, इसमें क्या है कि तर्क और चिंतन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता इन चारों अधिगम अंतरणों में, या ना तो इसमें तर्क पाया जाता है ना ही कोई चिंतन पाया जाता है। जैसा आप सिखाओगे बच्चा वैसा का वैसा
सीख लेगा बच्चा, ना तो इसमें कोई तर्क वितर्क करता है, ना ही चिंतन कर सकता है। तो इसमें जो सबसे निम्न श्रेणी का बच्चों कौन सा, सबसे निम्न श्रेणी का इस श्रृंखला में कौन सा है आपका, संकेत अधिगम को सबसे निम्न श्रेणी का बताया गया, सबसे निम्न, सबसे जो संकेत अधिगम है वो आपका सबसे निम्न श्रेणी का है। और जो शाब्दिक अधिगम है वो आपके निम्न प्रकार के अधिगमों में सबसे उच्च है। कौन से अधिगमों में ये सबसे उच्च है, कौन से, पूरे में तो 8वां आएगा ना, तो इसमें तो कौन सा है, इसमें ये प्राथमिक कक्षा यानी 1 से 4 के जो बच्चे हैं उनके लिए जो सबसे सर्वाधिक उच्च जो प्रकार का जो अधिगम होता है वो आपका शाब्दिक अधिगम होता है। और सबसे निम्न किसका, इस निम्न प्रकार के अधिगम यानी 1 से 4 कक्षा के लिए सबसे निम्न अधिगम भी यही संकेत अधिगम होता है। और पूरी श्रृंखला का भी सबसे निम्न अधिगम कौन सा होगा, संकेत अधिगम। जबकि ऊपर की जो आपके उच्च प्रकार की उच्च कोटि की या सर्व उच्च कोटि का जो अधिगम है उसके लिए यहाँ का जो 5वें नंबर का जो आपका आने वाला है बहु विभेदन अधिगम, यानी कि अलग अलग विभेद करना, यानी बच्चा जब कक्षा 5 से आगे पढ़ने लग जाता है तो वो हर एक शब्द में अलग अलग विभेदन करना सीख जाता है। ठीक है, तो 5वां जो आपका है वो आपका रहने वाला है बहु विभेदन अधिगम। बहु विभेदन अधिगम, ठीक है। उसके बाद आपके 5वां बहु विभेदन अधिगम, उसके बाद आपका आता है प्रत्यय अधिगम, यानी बच्चा किसी चीज को जानने लग जाएगा, प्रत्यय अधिगम, प्रत्यय कह लो या संप्रत्यय कह लो, प्रत्यय अधिगम। जी बच्चों, अलग अलग सिद्धांतों पे चलते हैं, इन सिद्धांतों को जब अपन सिद्धांत पढ़ेंगे अधिगम के तब इन चीजों को अपन नोट डाउन करेंगे, तो सब विस्तार से ज्यादा समझेंगे। अभी एक बार मैं आपको समझाऊंगा लेकिन विस्तार से अपन उसी क्लास में पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगला आता है आपका सिद्धांत अधिगम, यानी इसमें बच्चा क्या देता है, सिद्धांत वगैरह के बारे में जानने लग जाता है, सिद्धांत अधिगम। ठीक है, ये आपका 7वां। और जो 8वां है वो आपका सबसे उच्च कोटि का या सर्वश्रेष्ठ कोटि का जो मानते हैं वो आपका है समस्या समाधान, समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, समस्या समाधान अधिगम, इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है बच्चों। पूरी श्रृंखला रॉबर्ट एम गेने के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ तो कौन सा है, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार सर्वश्रेष्ठ अधिगम कौन सा है, समस्या समाधान अधिगम। और सबसे निम्न कौन सा है, संकेत अधिगम। और 1 से 4 कक्षा के लिए कौन सा उपयोगी है, सबसे 1 से 4 के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा आपका, शाब्दिक अधिगम। और निम्न कौन सा है, शाब्दिक अधिगम। तो ये बच्चों जो आपके जो 5, 6 और 7, 8 है वो आपकी कौन सी क्लास के लिए उपयोगी है, ये आपके 5 से 8 तक की क्लास के लिए, सॉरी ये आपके कौन सी क्लास के लिए है, 5 से 8 कक्षा हेतु, यानी कि ये 5 से 8 कक्षा के लिए उपयोगी है। इसमें जो इन्हें अपन उच्च श्रेणी के भी कहते हैं, ये उच्च श्रेणी अधिगम में आते हैं। जो प्राइमरी वाले थे वो तो आपके निम्न श्रेणी में थे, ये आपके उच्च श्रेणी के अधिगम आते हैं, उच्च श्रेणी का अधिगम प्रकार होता है। ठीक है बच्चों, इस श्रृंखला में अपन अलग अलग तरीके से हर एक अधिगम के प्रकार को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो बच्चों इस सारणी में अपन को जो याद करना है, इसे एक सारणी बनाना, उसमें सबसे बेस्ट जो चीज है आपको जो याद करनी है वो ये याद करनी है। इससे आपको एक चीज जो याद रहने वाली है वो ये होने वाली कि कौन से तो आपके निम्न प्रकार के अधिगम है और कौन से आपको उच्च प्रकार के अधिगम। उच्च प्रकार के अधिगमों में कौन सा निम्न है, यानी उच्च प्रकार के अधिगमों में कौन सा निम्न है, यानी कि ये इसका निम्न है, किसका, उच्च श्रेणी वाले का। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, समस्या समाधान। सबसे निम्न कौन सा है, संकेत अधिगम। तो क्या देखा इसमें, इसमें अपन ने देखा रॉबर्ट एम गेने ने आपके अलग अलग मनोविज्ञान, सॉरी रॉबर्ट एम गेने ने 7-8 प्रकार के आपके अधिगम के 8 प्रकार बताए कि व्यक्ति को बालक एक जो बालक होता है वो किन किन तरीकों से आपका अधिगम करता है। तो बालक सबसे पहले जब बालक छोटा होता है तो उसको अपन संकेतों के आधार पर सिखाते हैं, संकेतों के बारे में, संकेतों के द्वारा उसको समझाते हैं, संकेतों से उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है उद्दीपन अनुक्रिया, यानी कि किसी क्रिया को यानी किसी कार्य को देखकर जब बच्चा प्रतिक्रिया करता है उसे अपन उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। तीसरा आपका श्रृंखला, यानी कि एक जो बालक है वो श्रृंखला के आधार पर ही सीख सकता है। उसको अगर अपन रटाएंगे क ख ग घ ङ ड़ तो उसी तरीके से सीख सकता है। उसको टैग को अगर अपन पहले बोल दे या बाद में बोल दे तो उसका वो समझ जा, जो अगर उसको आगे पीछे बोल देंगे ना तो उसके वैसा का वैसा माइंड में बैठ जाएगा। तो उसको सीधा एक श्रृंखला के रूप में सिखाया जाता है। चौथा जो आपका होता है वो शाब्दिक, यानी कि शब्दों के आधार पर, यानी अलग अलग शब्द जो बोल के बच्चों को सिखाया जाता है वो होता है आपका शाब्दिक अधिगम।
शाब्दिक में क्या होता है, शाब्दिक में बच्चों को एक कविताओं का पाठ करना पड़ता है, तो उसको कविताओं की जो पंक्तियां उनको रटना पड़ता है। तो ये आपके हो गए निम्न प्रकार के। निम्न प्रकार के कौन सी क्लास के लिए उपयोगी है? कक्षा 1 से 4 तक के बालकों के लिए सबसे बेस्ट यानी सबसे ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। और सबसे इसमें सबसे निम्न कौन सा है आपका? संकेत अधिगम। और इसमें सबसे उच्च कौन सा आपका? शाब्दिक अधिगम। कौन से में? निम्न श्रेणी के अधिगम अंतरों अधिगम प्रकारों में, ठीक है। तो संकेत यानी कि बालकों को संकेत के द्वारा सिखाया जाता है। संकेत किस प्रकार से? बालक कोई भी संकेत के आधार पर कोई भी अलग अलग चीजों का अपन उनको संकेत कह देते हैं। जिस प्रकार से कोई भी संकेत होता है उसके आधार पर कार्य किया जाता है। जिस प्रकार से किसी चौराहे पे एक बालक चल रहा है, वो लाल बत्ती व्यक्ति चल रहे हैं तो लाल बत्ती वाहन चल रहे हैं तो लाल बत्ती देख कर रुक जाते हैं, और हरी बत्ती देखकर वो रवाना हो जाते हैं। तो उनको बताया थोड़ी जा रहा, कोई जोर जोर से बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के रुको रुको रुको, ऐसा नहीं करना ना। वो क्या कर रहे हो? केवल उसको संकेत है, उसको पता है कि हरी बत्ती, हरी लाइट का मतलब होता है कि अपने को चलना, और रेड लाइट का मतलब ये है कि अपने को रुकना है। और ये जो सबसे इसमें कोई प्रकार का कोई तर्क चिंतन नहीं पाया जाता, जैसा है वैसा का वैसा होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की अनुक्रिया नहीं होती है। फिर आगे बात करते हैं दूसरा जो आपका है उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम कौन सा है? उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम में अपन ने देखा कि एक बालक के किसी प्रकार से कोई भी बालक की घंटी, जैसे रास्ते में बहुत सारे व्यक्ति चल रहा, रोड पे लोग चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति चल रहे हैं, कहीं ऑफिस में जाने वाले, कहीं और कहीं जाने वाले, कहीं वहां स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं। तो जैसे स्कूल की घंटी बजेगी तो सारे बच्चे थोड़ी, सारे लोग थोड़ी भागेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि उनको अपने उद्दीपन, उनको पता है कि ये जो उद्दीपन यानी कि जो ये घंटी बजी है ना, ये मेरे स्कूल की बजी है, मैं लेट हो गया, इसलिए वो दौड़ेगा। और किसी ट्रेन में जाने वाली सवारियां, तो उसमें जैसे ट्रेन का हॉर्न सुनेंगे तो वही दौड़ेंगे, बाकी नहीं दौड़ते, क्योंकि उन्होंने एक संकेत से वो अनुबंधित हो चुके, अनुबंधन हो चुका उनका, उस अनुबंधन के आधार पर वो क्या करते हैं? सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम में क्या होता है? तो श्रृंखला अधिगम में जिस प्रकार से एक वर्गमाला है उसको एक निश्चित क्रम में रखना पड़ता है, उसके लिए कोई आगे पीछे नहीं कर सकते। और ये जो सिद्धांत, ये जो आपका जो श्रृंखला अधिगम वो एडविन रे गुथ्री के सिद्धांत पर आधारित होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम में क्या होता है बच्चों? एक बालक जो है वो कविता का पाठ करता है, और उसके लिए जो कविता की पंक्तियों को उसको क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। उसको समझने के बजाय उसको क्या करना पड़ेगा? उनको रखना पड़ेगा। दूसरा आता है आपका, अगला जो आपका है, ये तो निम्न प्रकार की हो गई। अब बात करेंगे अपन उच्च प्रकार के अधिगमों में। उच्च प्रकार के अधिगमों में निम्न प्रकार का अधिगम कौन सा है? बहुविभेदन। और उसमें उच्च प्रकार का कौन सा है? समस्या समाधान, जो कि पूरी श्रृंखला रॉबर्ट एम कहने के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो अधिगम है वो कौन सा होता है आपका? समस्या समाधान। किसके लिए? कक्षा 5 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए, ठीक है। तो बहुविभेदन का मतलब एक बालक, एक व्यक्ति है ना, जो जब दो से अधिक उसके पास विकल्प आता है तो उसमें डिफरेंस करना सीख जाता है। यानी कि जिस प्रकार से अगर एक, जिस प्रकार से आप कंपटीशन देने जाते हो तो आपके पास, आपने क्या है, बहुविवेचनात्मक क्षमता पाई जाती है। आप दो विकल्पों में से, चार विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना होता है, तो आप सही विकल्प का चुनाव करते हो, ठीक है। तो वो आपका होता है बहुविभेदन, यानी वो विभेद करना सीख जाता है। उसके बाद आता है आपका प्रत्यय या संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम में क्या होता है कि किसी भी प्रकार के बच्चा कोई भी नया आविष्कार करता है तो वो आपके किसके आधार करेगा? प्रत्यय के आधार पर करेगा। तो चौथा जो आपका है सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत यानी एक सिद्धांत के आधार, निश्चित सिद्धांतों पर कोई भी कार्य जो है वो निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। जैसे H2 मिलकर क्या बनाते हैं? आपके H2O, जल ही बनता है, उसमें आप अग्नि नहीं बना सकते, ठीक है। और तीसरा और चौथा जो आठवां जो आपका सबसे सबसे जो प्रभावी है, सबसे इंपोर्टेंट, जो सबसे प्रभावी जो रहने वाला है वो आपका है समस्या समाधान। एक बालक के सामने जब कोई समस्या आती है तो बालक उसका समाधान करना सीखता है। तो दोस्तों इनके बारे में अपन अपनी अगली क्लास में इनके बारे में लिखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं मैं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।